अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है, वो है साइंटिफिक मेथड, या इसका एक दूसरा नेम होता है बायोलॉजिकल मेथड। ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछ सकता है राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड हो या साइंटिफिक मेथड हो, क्या होता है? तो बायोलॉजी, जैसे कि हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजी का। अब हर वो प्रॉब्लम जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता होगा या किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुताल्लिक होगा, वो प्रॉब्लम आपके पास कहलाएगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को किस वे से आपने ठीक करना है, वो मेथड आपके पास कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड, या फिर आपके पास कहलाता है साइंटिफिक मेथड। टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखें, हम लोग बीमार हो जाते हैं या किसी को बुखार हो जाता है, वो पर्सन डॉक्टर के पास जाता है, या उसको फीवर हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जाकर वो अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताता है। अब प्रॉब्लम हमारा बुखार था और हम बजारत खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब डॉक्टर किन किन वेज से हमारा इलाज करेगा, वो वेज आपके पास एक्चुअली क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स कहलाते हैं, या बायोलॉजिकल वेज कहलाते हैं, या साइंटिफिक वेज कहलाते हैं। एनीवेज, साइंटिफिक मेथड, the method which is used to solve scientific problem is called as a scientific method। आपके पास एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो मेथड आपके पास क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड कहलाता है। जब कोई भी डिफरेंट साइंटिस्ट या बहुत सारे साइंटिस्ट जब काम कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वो डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं, जिसके जरिए से उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है। साइंटिस्ट टेक डिफरेंट साइंटिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क, कि आपके पास जितने भी साइंटिस्ट हैं वो काम करते हुए कुछ ना कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। उन मेथड्स को हम नाम देते हैं साइंटिफिक स्टेप्स का। और वो कौन कौन से हैं, और यहाँ से ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर स्टेप्स जो है वो पूछ सकता है एग्जाम में। अब वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन कहा जाता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले की पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहलाती है मुशाहिदा, सोच। थर्ड नंबर पे आपके पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा। ये मैं आपको भी डेफिनेशंस बनवा देता हूं उसकी। डिडक्शन आपके पास होगा नतीजा। एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है तजर्बात को, और रिजल्ट्स मीन नताइज। यानी ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके जरिए से, यानी पहले आपने किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, किसी भी मसले की पहचान करने का भी प्रॉब्लम किस तरह का है, उसके बाद फिर आपने उसको सोचना है कि हम किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही आप सोच रखोगे तो आपके जहन में उस मसले से मुतालिक कोई ना कोई बात आएगी, वो आपके पास कहलाएगा मफरूज़ा। फिर आप उसका नतीजा निकालोगे, नतीजा निकालने के बाद आप उसके ऊपर तजर्बात करोगे, तजर्बात करने के बाद फिर जो है वो आप उसके रिजल्ट्स, नताइज निकालते हो। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे अब कोई, कितने सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास होते हैं, जब तक वो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम ना बताएं तब तक डॉक्टर उनको मेडिसिन रिकमेंड जो है वो नहीं करता। तो अब इसी तरह आपने जैसे ही डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताया, किसी को बुखार है, किसी को सर दर्द है, किसी को फ्लू है, कुछ भी है व्हाटसोएवर, तो डॉक्टर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसी तरह अगर हम बायोलॉजिस्ट की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें, तो साइंटिस्ट भी जब काम कर रहे होते हैं तो उनको भी अपनी रिसर्च के टाइम में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम किस तरह का है। तो वो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। तो अब रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये क्या है? प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। तो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये एक डेफिनेशन भी यहां से बन जाती है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, या तो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है या फिर उससे पूछा जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड, या तो वो आपके माइंड में खुद आ जाएगा, या फिर कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है, भाई ये सब मैं कर रहा हूँ, ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये आपसे किसी ने पूछा,
या फिर दूसरा वे ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे थे या आप पढ़ रहे थे, आपको पढ़ते हुए कोई बात समझ ना आई, तो वो बात आपके माइंड में खुद ब खुद आ गई प्रॉब्लम, तो अब आप उससे कंसर्न करोगे अपने टीचर से, तो ये आपके पास कहलाता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा कि या तो ऐसा आपके पास प्रॉब्लम होगा जो आपके माइंड में या तो खुद आता है या फिर आपसे कोई पूछता होता है। उसके बाद किसी भी साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम पहला स्टेप यूज करते हैं वो रिकॉग्निशन है। तो इस रिकॉग्निशन में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी वही रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकंड नंबर पे पहचान करने के बाद हम उसको बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम किस नेचर का है। तो ये सारा का सारा आपके पास किस में आ जाता होता है, रिकॉग्निशन में आता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि रिकॉग्निशन क्या है, सिंपली रिकॉग्निशन ये है कि आपके पास कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम था, आपने उसको पहचान किया, पहचान करने के बाद ये सोचा कि इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। सिंपली ये चीज आपके पास कहलाती है रिकॉग्निशन, पहली बात। दूसरी बात, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो या तो आपके माइंड में खुद आ जाएगी या आपसे फिर कोई क्वेश्चन करेगा। तो ये दो बातें आपने इसमें जो है वो याद रखनी है। रिकॉग्निशन के बाद अगला हमारे पास जो स्टेप आता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमेशा 5 सेंसेस की मदद से जो है की जाती है, और वो 5 सेंसेस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, विजन, हेयर, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सारी की सारी आपके पास सेंसेस कहलाती हैं। तो इस तरह से आप चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, सोच कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस में पूछा जाता है। एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरा हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वर्ड क्वालिटी से निकला है, कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी भी चीज की क्वालिटी को चेक करते हैं, वो आपके पास कहलाती है क्वालिटेटिव। और दूसरा हमारे पास कहलाती है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम किसी चीज की क्वांटिटी को, मिकदार को चेक करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड। तो आपके पास ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी भी चीज की खसूसियात को मेजर नहीं कर सकते, वो आपके पास कहलाती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे हम कहते हैं कि भाई फला पर्सन बहुत अच्छा है, अब कितना अच्छा है ये उसकी क्वालिटी है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। 10%, 20%, किसी की नज़र में कितना है, किसी की नज़र में कितना है, यानी ये फिक्स नंबर नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। तो ये आपके पास कहलाती है क्वालिटेटिव, जिसमें वो खुद भी बात करते हैं कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल वो आपको बुक में देता है कि फ्लावर आपके पास है, उसका टेक्सचर अच्छा है या बुरा है, बस, दूसरी कोई बात नहीं। उसके बाद उसका कलर क्या है जो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, कोई रेड है, आपसे पूछे कितना रेड है, कितना जो है कलर, रेड कलर आपको शो कर रहा है, तो ये हम इसको नहीं बता सकते, कोई खास नंबर नहीं दे सकते, बिकॉज ये उसकी क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप न्यूमेरिकल डाटा के जरिए से, कोई आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू होगी उसमें आप मेजर करते हो, तो वो आपके पास कहलाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जैसे नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, एक ट्री है उसमें कितने बर्ड्स बैठे हुए, आसानी से आप काउंट करके बता सकते हो कि भाई इतने बर्ड्स हैं। तो ये चीज जो डाटा की फॉर्म में आ रही है, नंबर की फॉर्म में आ रही है, वो आपके पास कहलाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात करता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो कहता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के। ये बेटा आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपके पास एक रिस्ट वॉच है, एक तो वो है जो सुइयों वाली है, एक दूसरी है जो डिजिटल क्लॉक है, जो आजकल चलती भी है नंबर्स वाली। आप 2 बंदे सेलेक्ट कर लो और उनसे कहो कि भाई इनमें टाइम देख के बताओ। अब जो बंदा डिजिटल वॉच में देख रहा होगा वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देगा, भाई ये टाइम, ये इस टाइम ये हो रहा है। अब जो दूसरी क्लॉक को देख रहा है, दूसरी क्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, जो सुई वाली होती है, डायल क्लॉक होती है, अब उसमें टाइम देखेगा तो उसमें उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो देखेगा भाई ये इतना टाइम है, इसमें 51 हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं, यानी वो कंफ्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं है। नंबर का होना ये आपके पास क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीज के ऊपर कितने बर्ड्स हैं वो आप काउंट करके टोटली बता सकते हो। तो इसी तरह जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये ज्यादा एक्यूरेट होती है, ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। क्यों? रीजंस क्या है? बिकॉज इट इज इनवेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, इनवेरिएबल जो चेंज नहीं हो सकता। मैयरेबल, आप आसानी से उसको मैयर कर सकते हो। रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, जैसे आपने टाइम देख के बता दिया था भाई ये नंबर्स हैं, आपने स्पैरोज देख के बता दिया, या आपने बर्ड्स देख के बता दिया कि इतने बर्ड्स एक ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये आपके नंबर एग्जैक्ट फिगर हैं। तो इन रीजंस की बुनियाद पर
हम कहते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के। तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो कि वाई quantitative observation are more accurate than the qualitative observation। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो आपके पास है हाइपोथेसिस। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, मफरूजा, हर वो बात जो आप ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर करते हो वो आपका सिंपली क्या कहलाता है, मफरूजा कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम आसमान में बादल देखते हैं, हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, भाई अभी थोड़ी देर बाद बारिश होगी। तो अब हमने जो ख्याल किया, हमने बादल को देखकर ये फैसला किया कि भाई बारिश होगी। अब दो सूरतें होंगी, या तो बारिश हो जाएगी या फिर वो नहीं होगी। तो आपने जो बात ऑब्जर्व की, जो बात आपने सोची, उस सोचने पर जो बात आप करते हो वो आपके पास क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। इसी के बारे में वो कहते हैं कि टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसी बात जो ठीक हो भी सकती है और वो गलत भी हो सकती है, उसको हम नाम देते हैं टेंटेटिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने आसमान पे बादल देखे, आपने कहा बारिश होगी, अब सम टाइम बारिश हो जाती है, सम टाइम नहीं होती, तो वो बात आपकी क्या है, टेंटेटिव है। अगर बारिश हो जाती है तो इसका मतलब है वो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट थी, अगर नहीं होती तो इसका मतलब है वो आपकी टेंटेटिव बात थी जो गलत साबित हो गई। तो अब आपके पास जितने भी साइंटिफिक प्रॉब्लम होते हैं उनके जो आंसर आपके पास है, वही बात दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि आपने साइंटिफिक प्रॉब्लम जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो बात की है वो आपके पास क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। अब जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है, जो एक अच्छी बात होती है जो आपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे की, उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। नंबर वन, अब ये भी आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से ही। तो इसमें अब तक 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। नंबर वन आपके पास वो पूछ सकता है, लिस्ट द स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और थर्ड आपको पूछेगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में 3 हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि अच्छा हाइपोथेसिस जो है उसकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले, प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर टू दी प्रॉब्लम, कि आप जो भी बात कर रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम से, आपके हाइपोथेसिस से जो है वो मिलती होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भाई अब इस टाइम फुल कड़क जो है वो धूप हो रही है, हम जाकर लोगों को जाके बताएं भी 5 मिनट बाद बारिश होगी, तो कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ एक दूसरा केस है कि आसमान पे बादल थे, आपने जाकर लोगों को कहा भाई बारिश होगी, कुछ होंगे वो मान लेंगे, कुछ होंगे वो नहीं मानेंगे। यानी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके हाइपोथेसिस से बिल्कुल मिलते जुलते होनी चाहिए। उसके बाद मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, वही जो बात जो अभी हमने की है। उसके बाद टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि आपने इसको टेस्ट भी करना है। यानी बादल आपने देख लिया, आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से, जो वेदर इक्विपमेंट्स होती हैं उनके जरिए से आप चेक करके देख सकते हो। उसके बाद ऑलवेज वेज टू डिस्प्रूव हाइपोथेसिस, कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका हाइपोथेसिस है, वो गलत भी साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आपके पास जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा टेंटेटिव बात होती है, और टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि जो एग्जैक्ट ना हो, जो बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो बेटा ये थे हमारे पास 3 स्टेप्स जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप्स कौन कौन से हैं, जो रिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट्स हैं, इनको हम किस तरह से जो है वो साइंटिफिक मेथड में डिस्कस करते हैं, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।